हमारे साथ एक प्रोग्राम जो ऑनगोइंग चलेगा, दैट विल बी विद प्रोफेसर ज़हीर अख्तर। मैं प्रोफेसर ज़हीर अख्तर के बारे में बताता चलूँ। प्रोफेसर साहब बेसिकली एक फिजिशियन है, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा सुपरवाइजर है एमसीपीएस डीसीडी एफसीपीएस ट्रेनिंग के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के अंदर। उसके अलावा डॉक्टर साहब का 17 साल का एक्सपीरियंस है मल्टीपल रिसर्चेस के अंदर, और ख़ासतौर पे सर काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं इन टीचिंग और डिस्कसिंग कॉमन प्रिवेलेंट डिजीज़, जो कि फिजिशियंस को बेसिकली आगे जो ड्राइव आउट कर रहे होते हैं, जो हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंडर्स होते हैं, उनको बताने के अंदर। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक तो कोविड, ये बताना था कि 17 साल का नहीं 21 साल का एक्सपीरियंस। ओके सर 21 ईयर्स। मैं माजर चाहूंगा आपके बेसिकली एक्सपीरियंस मेरे पास यहाँ 21 ईयर्स का मेंशन नहीं था। 21 ईयर्स सर, जी जी जी। बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है सर आपका रिगार्डिंग बहुत सारे शोबों के हवाले से, खासतौर पे कि जो मेडिसिन के हवाले से आपका एफसीपीएस का भी एक्सपीरियंस है। सर कोविड आजकल के दौर का हॉट टॉपिक है बेसिकली, और हम नॉर्मली तौर पे देखते हुए आ रहे हैं कि मतलब कि इसने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 अब ये पूरी दुनिया को ही ग्रैब कर लिया है। अब तक कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिसने दुनिया को इतना हिट किया हो जितना कोविड ने हिट किया है। कहाँ से शुरू हुआ कोविड, किस तरीके से इसका बैकग्राउंड था, क्या हिस्टोरिकल इसके फीचर्स हैं, और किस किस तरीके से पहले हिट करता हुआ है, अब किस कैटेगरी के अंदर, सर कुछ बताएंगे इसके बारे में? ये एक वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस। जिस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसी तरह की वायरस है। इसका एक वेरिएंट जो है वो 2012 में मर्स के नाम से, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो हज के मौके पे होते हैं, और वहां पे बहुत सारे लोगों, वहां पे जरा थोड़ा सा सीरियस हुआ, कुछ लोगों की वहां पे डेथ भी हुई, और उस एरिया में इसने काफी मचाया काम। वहां पे काबू डाल लिया कि, लेकिन वहां से वो दुनिया में फैला नहीं। इसी तरह इसका एक वेरिएंट सार्स के नाम से आया, उन्हीं दिनों में आ गया। अब इसी का वेरिएंट जो है वो चाइना में, जैसे हम सबको पता है कि दिसंबर 2019 के अंदर चाइना के कुछ लोगों में हुआ, और फिर वहां से इतनी तेजी से फैला कि उसने देखते देखते पूरे शहर को इन्वॉल्व कर लिया। अमूमी तौर पर जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, इन्फ्लुएंजा के वायरस होते हैं, उनमें से हजारों में या लाखों में एक की डेथ होती है, और वो भी कोई ओल्ड एज हो गया, कोई कोमॉर्बिडिटी हो गई। लेकिन इसने चाइना में कुछ नौजवान लोगों को भी तेजी से ना, वो 10-15 दिनों के अंदर ना डेथ हो गई। उससे फिर बड़ा अलार्म हुआ और अलर्ट हुआ, और फिर वहां से कुछ फ्लाइटें, जब उन्होंने उस वक्त तक पाबंदी नहीं लगाई थी दिसंबर जनवरी में, जब वहां से फ्लाइट्स अमेरिका में गई, वहां से यूरोप में गई, तो उन लोगों में वही सिम्टम आना शुरू हो गई। तो उससे फिर WHO अलर्ट हुआ, पूरी दुनिया अलर्ट हुई कि ये क्या सीन है। और फिर जब इसको कल्चर किया गया, पीसीआर किया गया, तो फिर इसको कोविड-19 वायरस है, जो बहुत तेजी से, शुरू में तो हम ये समझते रहे कि लंग्स को अफेक्ट करता है, और एक उसमें एकदम ऑक्सीजन की कमी कम हो जाती है, और फेफड़े एक्सरे पे, सीटी पे ब्लैक, तो ये सिर्फ उसको मुतासर करता है। लेकिन फिर हमने देखा कि ऐसे मरीजों में फिर पता चला कि ये ना सिर्फ यह कि फेफड़ों को मुतासर करता है, बल्कि उसके साथ साथ ब्लड क्लॉट भी करवाता है। छोटे छोटे जो ब्लड क्लॉट के जर्रे बनते हैं, जिससे आपकी ब्लड में जो टेस्ट है डी डाइमर, वो बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से भी जो है ना, ये दो बड़ी प्रॉब्लम, एक तो लंग इफेक्ट और इन्फेक्शन और ARDS, और दूसरा आपका सॉर्ट ऑफ माइक्रो एम्बोलाई इन द ब्लड, क्योंकि ये वायरस जो है वो HB पे, हेमोग्लोबिन पे एक्ट करता है, और हेमोग्लोबिन के बीटा जो चेन है उसको डैमेज करता है, उसकी ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और जिस वजह से डी डाइमर, उसका जो एक वेरिएंट है या उसका एक एंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है, वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए फिर जब डी डाइमर की वजह से हम देख रहे हैं, जो दरमियान में मैंने बात करनी है, बाद में करनी है, मैं बता दूं, जिम्मेदार बात आ गई है कि हमें फिर एंटीकोगुलेंट्स, जैसे हेपरिन की शक्ल में, जैसे क्लेक्सैन की शक्ल में, या नॉक्साप्रिन की शक्ल में, और अगर वो अवेलेबल नहीं है, ऑल्टरनेटिवली हमारा ऑक्साबैन है, जैसे रिवारोक्साबैन, वंडरफुल डूइंग द रिजल्ट फॉर दीज काइंड ऑफ द पेशेंट, और लाइफ सेविंग के तौर पे काम कर रहा है। तो ये इसका कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है। जी सर, खासतौर पे अगर हम बात करें कि लंग्स का इफेक्ट है, तो ये कोगुलेशंस के हवाले से जो लंग्स के अंदर इफेक्ट्स है, उसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा कि कैसे रिवारोक्साबैन के इफेक्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो कर रहे होते हैं, कैसे वो कंट्रोल कर रहा होता है, इसके बारे में काइंडली बताइएगा। नहीं, जैसे मैंने ये बात बताई ना कि जब ये माइक्रो एम्बोलाई ब्लड के अंदर बनते हैं, जी जी, तो वहां पे कोगुलेशन जो है वो आपकी ज्यादा होती है, और ब्लड के अंदर क्लॉट बनते हैं। जब क्लॉट बनते हैं तो ऑक्सीजनेशन मुतासर हो जाती है, और ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब हार्ट अटैक क्या चीज है कि आपके हार्ट की जो मेन आर्टरी है उसके अंदर क्लॉट आ जाता है। जब क्लॉट आ जाता है तो आगे सप्लाई नहीं जाती। जब आगे सप्लाई नहीं जाती, वो एरिया डेड होना शुरू हो जाता है। तो आप फौरन ऐसी दवाई देते हो जो उस क्लॉट को तोड़े, जो उस क्लॉट को आगे बढ़ने ना दे, साइज उसका बड़ा ना होने दे। तो ये माइक्रो एम्बोलाई जो छोटी छोटी हमारी कैपिलरीज में, स्मॉल वेसल्स में आते हैं, तो इसको फिर एंटी, ये कोगुलेशन होती है बेसिकली, एबनॉर्मल कोगुलेशन या हाइपर कोगुलेशन, तो इसको एंटी कोगुलेट करना होता है।
तो वो या फिर हम हेपरिन से करते हैं, और हेपरिन जो कि इंजेक्शन लगाना, तो उसकी बजाय फिर हम बहुत सारे जो हमारे इस वक्त ज्यादातर 70-80% है वो रिवारोक्साबैन, विद द नेम ऑफ ऑक्साबैन, या जो भी दूसरी तीसरी आ रही है उसके साथ कर रहे हैं, कि जो आपका कोगुलेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है, डिसरेगुलेशन हो जाती है, उसको मॉनिटर करता है। ठीक है सर। सर करंट सिचुएशन के अंदर मैं बात करूं, जैसे पुराना हमारे अगर ये वायरसेस जैसे ये डेवलपमेंट की तरफ आया, पुराने वाले में वेरिएंट में अभी वाले के वेरिएंट के अंदर क्या इफेक्टिव फर्क आए हैं अब तक के अंदर के? पहले बीट कर रहा था ये एक ऐसे बात है कि इतने वायरस स्प्रेड दो पे। तरह के होते हैं, एक का जीनोम होता है या एक का जेनेटिक कोड डीएनए का होता है, वो स्टेबल वायरस होते हैं और उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाना भी आसान है, जो डीएनए वायरस है, जैसे हेपेटाइटिस बी का वायरस है। लेकिन ये जो वायरस है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना मुश्किल हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, बहुत जल्दी म्यूटेट कर जाते हैं। जिस तरह आप पानी अपना रास्ता एक जगह से दूसरी जगह बना के निकल जाता है ना, तो ये इस तरीके से म्यूटेट कर जाते हैं। अब जैसे शुरू में जब हमारे पास वायरस आया, वो चाइना का वायरस था, हमने चाइना रिलेटेड उसकी वैक्सीन, जब यही वायरस अफ्रीका में गया तो वहां पे ब्राजील का और साउथ अफ्रीका का एक वेरिएंट आ गया। अब ये 3 डिफरेंट है, जिसके लिए एक ही जो वैक्सीन है ना कवर करती है सबको, लेकिन जो उस वेरिएंट के जिसके लिए बनी जितना अच्छा उसको कवर करती है, ख्याल ये है कि दूसरे वेरिएंट को उतना अच्छा शायद कवर करती नहीं है। तो लिहाजा इस वजह से डिजीज जब वो वायरस म्यूटेट करता है तो वो डिजीज जो है वो ज्यादा इफेक्ट करती है, ज्यादा मोर्टेलिटी कॉज करती है। ठीक है सर। सर ये आप अभी रिवरोक्साबैन के हवाले से बात कर रहे थे सर, किस कंडीशंस के अंदर रिवरोक्साबैन के इफेक्ट्स हैं इसके अंदर? मतलब एक पेशेंट की सर्टेन कंडीशन है या किस अलामात के साथ पेशेंट आए तो उसको ये स्टार्ट करवानी होती है प्रोडक्ट? देखें, कोविड को हम जो है ना 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जी। 4 ग्रुप्स में, नंबर 1 माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकल इल या क्रिटिकल कोविड। माइल्ड तो ये होता है कि आपके सिम्टम्स आई जिसमें आपका फीवर है, बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं, लेकिन आपकी सैचुरेशन ड्रॉप नहीं हुई। जब आप पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, हमारा जो फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर है, हर एक घर में, अब तो अब घर की जरूरत बनकर हर घर में होना चाहिए। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला फिंगर पल्स ऑक्सीमीटर। अगर हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, तो आप इसको उंगली पे लगाते हो तो इस पे एक रीडिंग आ जाती है, ठीक है ना जी। तो ये आइडियली तो 97, 98 होती है, लेकिन कोविड में 94 से ऊपर होना लाजमी है। अगर आप फीवर है, बॉडी एक्स एंड पेन है, लेकिन आपकी सैचुरेशन ड्रॉप नहीं की और आपका ब्लड प्रेशर को कोई चेंज नहीं आई, रेस्पिरेटरी रेट कम नहीं हुआ, हार्ट रेट नहीं बढ़ा या रेस्पिरेटरी रेट नहीं बढ़ा, तो फिर ये माइल्ड है। इसको सिंपल आपने पैरास्टामोल या इस तरह की चीजों से इसको ठीक करना है, इसके लिए देने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है मॉडरेट, कि जब आपकी सैचुरेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाए, 94 से कम, 93, 92, और एक्सरे करवाएं तो उसके ऊपर इन्फिल्ट्रेट्स आना शुरू हो जाए, ये मॉडरेट है। सीवियर कंडीशन ये है कि जब आपकी सैचुरेशन 90 से कम हो जाए और एक्सरे पे ज्यादा इन्फिल्ट्रेट्स हो जाएं और आपका रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा आ जाए, 30 से ज्यादा। और वेरी सीवियर या क्रिटिकली ये है, शुरू हो गया, ऑक्सीजन बहुत कम है और इसके हो गया, उसके एलएफटी बढ़ना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये कि क्रिटिकली कोविड है। हम जो है माइल्ड को छोड़ के जो मॉडरेट है, जिसमें ऑक्सीजन कम हो रही है शुरू से ही, 94 से कम है, तो उसमें हम जो है एंटीकोगुलेंट देते हैं, खा वो माइल्ड हो, खा वो सीवियर हो या क्रिटिकली इल हो, उसमें एंटीकोगुलेंट देते हैं, और उसमें रिवारोक्साबैन का या ऑक्साबैन का रोल है। अब इसमें डिपेंड करता है कि हमने डोज कितनी दे। जी सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट डोजेज, बिल्कुल। मैंने बताया कि हम इसमें कट ऑफ वैल्यू हमारी डी डाइमर होता है। अगर आपका डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो उसका मतलब है कि कोगुलेशन प्रॉब्लम। डी डाइमर की वैल्यू अगर 1000 से कम है, 1000 से कम है, तो फिर आप 20 मिलीग्राम रिवारोक्साबैन देखिए। डोजेज का दोबारा बता दें प्लीज। मैं ये कहता, ये डी डाइमर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर आपके डी डाइमर बढ़ रहे हैं और लेकिन वो अभी 1000 से कम है, तो फिर आप रिवारोक्साबैन को 10 मिलीग्राम ओडी में देंगे। लेकिन अगर आपके डी डाइमर हाई और 1000 से ज्यादा आ गए हैं उसकी वैल्यू, तो फिर आप 20 मिलीग्राम ओडी की सूरत में देंगे। और जब तक इसके सिम्टम खत्म नहीं होती, हफ्ता 10 दिन या 2 हफ्ते, और अमूमी तौर पर बात हम 3 हफ्ते तक देते हैं, तो 2 वीक से 3 वीक तक इसको कंटिन्यू करते हैं। लेस देन 1000 10 मिलीग्राम ओडी, और मोर देन 1000 20 मिलीग्राम ओडी। बिल्कुल सर, इस तरह का है। और सर बाकी है कि अभी जो 2021 के अंदर एक मतलब हमारी कंडीशंस जा रही है, मतलब व्हाट यू से अबाउट दिस, के मतलब ये कैसे हमारे पास स्टेज 1 आया, देन स्टेज 2, अब स्टेज 3 के अंदर है इस वक्त अभी। इसकी जिस तरीके से डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है ये, तो मतलब इसकी कंट्रोल्स किस तरीके से होंगे? क्या ये जो
एंटीकोगुलेंट्स का फंक्शन है ज्यादा बढ़ जाएंगे? वेव की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल आप वेव की बात कर रहे हैं कि वेव फर्स्ट वेव थी, सेकंड वेव थी, थर्ड वेव थी, और अब जो थर्ड वेव ज्यादा खतरनाक है। हमने पहले दिन से कह रहे हैं कि मास्क, मैं ये कह रहा था कि वेव जो डिफरेंट है और पहले से बढ़ के आ रही है, थर्ड वेव चल रही है, इसमें एक तो ये है कि हम वो वाली एहतियात नहीं कर रहे जो न्यूजीलैंड ने या ऑस्ट्रेलिया ने की है, वहां पे ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गया है, तो सिर्फ सोशल डिस्टेंस पे और मास्क के ऊपर। लेकिन वहां पे चूंकि आबादी कम है, लोग फासले फासले पे रह रहे हैं और एरिया बहुत बड़ा है, वहां पे कंट्रोल करना आसान था उनके लिए जियोग्राफिकली। हमारे यहाँ जो कि कंजेस्टेड लोग हैं, एक ही शहर में करोड़ों लोग रहते हैं, तो यहाँ पे इसलिए भी मुश्किल है। लेकिन बाहर कैफ इसमें जो प्राइमरी प्रिवेंशन है वो आपका सोशल डिस्टेंस है। सोशल डिस्टेंस, गैदरिंग से मना हो, 6 फुट के फासले पे रहें। अब अगर एक बंदे को, जैसे वो बड़ी मशहूर तस्वीर है कि अगर दोनों ने मास्क नहीं पहना हुआ और वो 3 फुट के फासले के अंदर हैं और खांस भी रहे और 3 फुट के अंदर अंदर हैं, तो उनमें से 90% चांस है कि दूसरे को कोविड लगेगा ही लगेगा। उनमें से एक मास्क पहन लेता है, दूसरा नहीं पहनता, वो चांस 50% रह जाता है। उनमें से दोनों मास्क पहन लेते हैं लेकिन फासला कम रखते हैं, वो चांस 10% रह जाता है। उनमें से दोनों मास्क पहनते हैं लेकिन फासला 4 से 6 फुट का रख के बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपीरियंस है कि जो लोग ताल्लुक वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, वो उनकी कंपनी में रोजाना 6-6 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे बैठते हैं, लेकिन फासला रखते हैं तो उनको कोविड नहीं होता। हालांकि लोग उनको कहते भी हैं कि आप क्यों बैठते हैं और क्यों एक दूसरे के करीब इतना होते हैं, लेकिन उन्होंने फासला रखा, मास्क इस्तेमाल किया, ठीक है ना जी। अब बैठना मजबूरी थी, पढ़ाना मजबूरी थी, जो भी जो वजह थी, लेकिन फासला रखा और मास्क इस्तेमाल किया तो एक से दूसरे को नहीं लगा। लेकिन अगर आप ये वाली सोशल वैल्यूज का ख्याल नहीं रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, एक दूसरे के ऊपर साथ जो है ना वो धज्जियां उड़ाएंगे इसकी, तो फिर तो ये लगना ही लगना है। सर हमारे पास एक साइड में एक और क्वेश्चन है, आपका पहले ख्याल कर लिया। एक सर हमारे पास क्वेश्चन है कि डॉक्टर तारिक मसूद पूछते हैं कि ऑक्सीजन का जो वेरिकोज में मैनेज करने का रोल है वो काइंडली जरा बताइएगा। रिवर ऑक्सीजन में वेरिकोज को मैनेज किस तरीके से किया जाए, अगर इसके सर अंदर कुछ आपके पास डिटेल। वेरिकोज में सर, उसमें यह है कि वेरिकोज से ज्यादा जो डीवीटी वेन के अंदर क्लॉट बन चुका है ना जी, तो उसके अंदर तो डेफिनेट रोल है कि आप इसको 15 मिलीग्राम फॉर 21 डेज और फिर 20 मिलीग्राम फॉर 3 मंथ्स के लिए देते हैं। लेकिन अब वेरिकोज के अंदर भी चूंकि ब्लड स्टेसिस होता है, उसके अंदर बनने के इम्कानात होते हैं, तो आप उसको उसके अंदर लो डोज के अंदर दे सकते हैं। लेकिन इसकी जो ज्यादा रिकमेंडेशन है वो डीवीटी के अंदर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए अंदर और प्रोफिलैक्सिस ऑफ डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, लेकिन इसको लोग दे रहे हैं और इसका फायदा वेरिकोज में भी हो रहा है। सर उसके अलावा कैड और पैट के अंदर का भी फंक्शन बताइएगा, इसका पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज या हमारे कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज के अंदर भी इसका फंक्शन होता है, तो वो 2 डोज के अंदर बिल्कुल बिल्कुल एंटी प्लेटलेट के साथ अब इसकी रिकमेंडेशन आ गई है कि आप इसको लो डोज के अंदर आप ऐड करें, तो कैड के अंदर भी या पैड के अंदर भी जो है इसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और ये दिया जाना चाहिए, लाजमी दिया जाना चाहिए। सर किन कंडीशंस में हम देना चाहिए और डोजेज क्या होगी इसकी, आप ये काइंडली बताइएगा इसके बारे में। उसमें आप इसको जरा हल्की डोज में रखते हैं, बाद 2.5 मिलीग्राम देते हैं, कुछ 5 मिलीग्राम में इसकी डोज के अंदर देते हैं। लेकिन साथ ही शर्त यह है कि जो आपके एंटी प्लेटलेट्स है ना जी, अच्छा वो मैंने बता दिया था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में इसका डेफिनेटली रोल है और एंटी प्लेटलेट के साथ मिला के इसको लो डोज में 5 मिलीग्राम के अंदर लोग दे रहे हैं, जिससे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं और इसको जरूर ऐड करना चाहिए स्टेबल हार्ट डिजीज के अंदर। सर एक क्वेश्चन हमारे पास एक है, एचआरसीटी के अंदर बेसिकली जब जाना होता है तो उसके अंदर क्या कैटेगरी है इसकी, ये बताइएगा प्लीज जरा। HRCT इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव, जब भी पेशेंट की जब सैचुरेशन ड्रॉप नहीं हो रही जी और आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आए 2-3-4 दिन हुए हैं और थोड़ी बहुत खांसी आ रही है और हम समझ रहे पता नहीं ये वैसे चेस्ट इन्फेक्शन है या कोविड है, तो आप HRCT करवाते हैं और HRCT की बेसिस की पेरीफ्री पे अगर वाइट होना शुरू हो जाए, जिसको हम इन्फिल्ट्रेट्स बोलते हैं, बेसिस पे और पेरीफ्री पे अगर वाइट होना शुरू हो जाए, नॉर्मली वो ब्लैक होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोविड का अटैक हो चुका है, इसको कोविड निमोनिया हम बोलते हैं। तो उस वक्त पेशेंट को स्टीराइड और रोआरेक्सोबैन या ऑक्साबैन शुरू कर देनी चाहिए, तो उससे ये है कि डिजीज आगे प्रोग्रेस नहीं होती और पेशेंट डिसाइड करके ज्यादा क्रिटिकल और सीरियस नहीं होता, इसलिए बहुत सेंसिटिव है। इन दैट केसेस भी क्या हमें किसी हाई डोजेस पे जाना होता है हमें? नहीं, उस वक्त फिर ये है कि अमूमी तौर पे जब डिसाइड नहीं ना पेशेंट कर रहा, तो उस वक्त आपके डी डाइमर हाई नहीं होते इतने, आप एहतियातन एक दफा करवा लें तो अमूमन पार्शली माइल्डली रेज होते हैं 200 के करीब, 300 के करीब, तो उस सूरत में आपको 10 मिलीग्राम वाली रिवारोक्साबैन काफी है। लेकिन अगर वो 1000 से ज्यादा चले जाएं डी डाइमर, और जब 1000 से ज्यादा जाते हैं तो उस वक्त पेशेंट वाकई सीरियस होता है और उसको ऑक्सीजन मेंटेन कर ही नहीं सक रहा होता, उस वक्त पर हमें हाई डोज 20 मिलीग्राम ओडीपी देनी होती है।
अच्छा सर, हमारे पास एक और चीज है, ये अब हमसे सवाल किया जा रहा है इस बारे में कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ डॉक्टर नदीम ख्वाजा का। एक तो बिल्कुल ख्वाजा सर। साहब को मेरा सलाम बहुत बहुत। सर सेलेस्टोजोल डायबिटिक पेट के अंदर बेसिकली सर, इसके बारे में काइंडली बताइएगा प्लीज। सर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये कि ऑक्सीबेन रिवर ऑक्सीबेन का यूज जो है सेलेस्टोजोल के साथ डायबिटिक पेट के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या रोल है सर, ये भी काइंडली जरा बताइएगा प्लीज। इसके अंदर सर दोबारा ये रिवर पूछिएगा। ऑक्सीबेन का रोल सिलेस्टोजोल डायबिटिक पेशेंट के अंदर, इसका कॉम्बिनेशन अगर रिवर ऑक्सीबेन का सिलेस्टोजोल के साथ दिया जाए डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, तो इसका क्या सर है, मतलब कुछ डायबिटिक्स के एक्सपीरियंस अगर अंदर, आपको तो प्लीज। सर डायबिटिक डायबिटिक जो डायबिटिक्स के पेरिफेरल अंदर आर्टेरियल डिजीज पेशेंट, सर डायबिटिक पेरिफेरल आर्टेरियल नहीं, डिजीज के उसमें अगर पेशेंट जो है, डॉक्टर तारिक मसूद का पेशेंट जी क्वेश्चन है। जी सर वी आर लूजिंग योर वॉइस, अगर आप दोबारा काइंडली बताइए इसके बारे में, बिकॉज इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और इन दैट केस वी वांट टू नो अबाउट इट कि मतलब क्या किस तरीके से इसकी मतलब जो कैटेगरीज हैं वो किस तरीके से आपने मतलब अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से आप कैसे डिफाइन करते हैं इसको। जी सर, आवाज क्लियर है आपकी। सर सेलेस्टाजोल के ऊपर बात कर रहे थे सर, आप आपके बात को कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले वो नदीम ख्वाजा साहब, राणा मंजूर साहब और अल्ताफ चीमा साहब को नजर आए थे, तो मेरा उनको बहुत बहुत सलाम। जी सर बिल्कुल, सारे वो पैनलिस्ट मौजूद है हमारे साथ और वो आपको सुन रहे हैं। हमारे पास इन्हीं में से ही एक सवाल आया था सर, और डिस्कस कर रहे थे आप रिगार्डिंग डॉक्टर तारिक का ही सवाल था कि सिलेस्टाजोल का जो रोल है ऑक्सीबेन के कॉम्बिनेशन के साथ इन डायबिटिक पेट की जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर सर काइंडली अपने एक्सपर्टीज शेयर किएगा प्लीज। मैंने जैसे जैसे आपको अर्ज किया कि सिलेस्टाजोल के साथ ये इसका डेफिनेटली एक रोल है, लेकिन शर्त ये है कि आपने क्लिनिकल जजमेंट पे नहीं बल्कि कलर डॉपलर के बाद अगर एस्टेब्लिश पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है तो उसके साथ ऐड कर दिया जाए लो डोज के अंदर, तो उसका फायदा होता है, ये दे देना चाहिए। ठीक है सर। सर हमारे पास एक एनी मलिक है, उनका सवाल है। वो कहते हैं कि क्या नाम है सिम्टम्स और जो ट्रीटमेंट है एज अ होल कोविड का, मतलब वो क्या है पैटर्न है, इसको एक कैटेगरी आप लोगों ने डिफाइन की होगी पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हो आप कोविड के अंदर, कंप्लीटली तौर पे क्या कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा सर इसका। जैसे मैंने अर्ज किया कि हमने शायद एनी मलिक ने पहले सुना नहीं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और क्रिटिकल कोविड। तो माइल्ड तो ये है कि फीवर है, बॉडी एक्स एंड पेन्स हैं, अगर तो वो किसी कॉन्टैक्ट कंफर्म वाले कोविड के साथ कॉन्टैक्ट में था तो अपना खुद पीसीआर नहीं करवाया तो वो कोविड ही होगा। और लेकिन उसमें सैचुरेशन ठीक होती है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक होता है, हार्ट रेट ठीक होता है और ब्लड प्रेशर ठीक होता है, हेमोडायनामिकली स्टेबल होता है पेशेंट। इन पेशेंट को सिंपल आपने पैरास्टामोल देनी है और ज्यादा फ्लूइड देने हैं और रेस्ट का कहना है। उसके बाद मॉडरेट है कि जब आपका पेशेंट को थोड़ा डिस्निया होता है और सैचुरेशन 94 से कम आ रही है लेकिन 90 से ज्यादा है और उसमें चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो इन्फिल्ट्रेट्स हैं, ये वाला मरीज है जो हमारे फैमिली फिजिशियन भाइयों के पास जाता है, मॉडरेट वाला। तो ये इसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पेशेंट का अगर पीसीआर हुआ है तो उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन प्लस रिवारोक्साबैन जो है वो प्लस स्टीरॉइड जरूर शुरू कर देनी चाहिए स्टेज के ऊपर, मॉडरेट स्टेज के ऊपर। तो यहीं पे बीमारी रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है और यहाँ से वापस हो जाती है। तो रेमडेसिविर प्लस रिवारोक्साबैन ऑक्साबैन की शक्ल में प्लस स्टीरॉइड, वो आप डेक्सामेथासोन भी दे सकते हो या ऑरल स्टीरॉइड भी दे सकते हैं मॉडरेट में। 80% पेशेंट, वो पेशेंट जो कोविड के सीरियस हुए हैं, मैं माइल्ड की बात नहीं कर रहा, बाकी जो जिनको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है उनमें से 80% मॉडरेट होते हैं जो फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं। क्राइटेरिया क्या है कि अपने पास पल्स ऑक्सीमीटर सबके पास है, चेक करें, सैचुरेशन 94 से कम है, 93 या 92 है और एक्सरे कराया तो उसमें इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं चेस्ट के ऊपर, तो फिर ये मॉडरेट केस है। और इस मॉडरेट केस के अंदर आपने पीसीआर करवा लिया है तो उसमें रेमडेसिविर दे दें, स्टीरॉइड ओरल या डेक्सा की शक्ल में इंजेक्शन शुरू कर दें और रिवारोक्साबैन ऐड कर दें 10 मिलीग्राम। अगर इससे बात बड़ी हुई है कभी। सर यहीं पे डॉक्टर तारिक मसूद का एक और सवाल भी है, वो हमसे ये पूछ रहे हैं इस बारे में कि कोगुलेशन की वजह से अगर इतनी सीरियसली प्रॉब्लम है, इतना बड़ा थ्रेट है अगर कोविड के पेशेंट्स के अंदर, तो जो रिवरोक्साबैन है वो अर्लियर लेवल के ऊपर क्यों स्टार्ट नहीं करवाया, या फिर हम ये बात कर सकते हैं कि प्रोफिलैक्सिस जिसमें लोप्रिन या अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं, तो उसकी उस टाइमिंग के ऊपर ये मतलब इसको रिवरोक्साबैन के यूज को स्टार्ट क्यों नहीं करवाए थे। नहीं, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अगर तो माइल्ड सैचुरेशन जी फिर देने की जरूरत नहीं है, उसे नेक्स्ट मॉडरेट, क्या सैचुरेशन 94 से कम होना शुरू हो गई है और आपने जब उस वक्त आपने डी डाइमर कराया तो नॉर्मल वैल्यू से बढ़ के ज्यादा, तो मॉडरेट स्टेज में अगर आपने जब उनको हम रिवारोक्साबैन स्टार्ट करते हैं, हमने भी है कि बहुत ज्यादा इसकी मोर्टेलिटी को कम किया, तो पेशेंट यहीं से रिग्रेस ज्यादा हो गया कि पेशेंट का हाइपोक्सिया 90 से कम है, रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा है और हार्ट रेट जो है वो 100 से ज्यादा चला गया है। तो ये अब मॉडरेट से सीवियर कोविड हो गया है
इस पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ही ठीक होना चाहिए। इसके अंदर भी रिवारोक्साबेन, फिर वही बात है कि आप डी डाइमर करवा के देख लें कि अगर वो 1000 से कम है तो 10 मिलीग्राम देंगे, 1000 से ज्यादा तो 20 मिलीग्राम देंगे, और साथ स्टीरॉइड इसको इंजेक्टेबल देंगे और ऑक्सीजन देंगे क्या, ताकि उसकी सैचुरेशन 90 से ज्यादा रहे। ठीक है सर। सर फाइनली फिर मैं आपसे एक लास्टली क्वेश्चन लूंगा कि सर पोस्ट कोविड के अंदर बेसिकली रोल ऑफ एंटी कोगुलेंट्स, ये हमारे पास डॉक्टर तंजील की तरफ से सवाल था कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए क्या आप क्या तजवीज करते हैं सर एंटी कोगुलेंट्स के अंदर, इनका रोल क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये इसके बारे में काइंडली बताइएगा सर। देखिए, पोस्ट कोविड से मुराद ये है कि अगर उसने 3 हफ्ते गुजार लिए हैं और अभी भी उसके एक्सरे पे इन्फिल्ट्रेट्स मौजूद हैं, चलने पे उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है, तो फिर वहां पे स्टीरॉयड का ज्यादा रोल है, स्टीरॉयड का रोल ज्यादा है कि आप उसको कंटिन्यू करें फॉर नेक्स्ट 1 to 1.5 मंथ के लिए, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया है वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट ना हो। हाँ, डी डाइमर करवा के देख लें पोस्ट कोविड में, अगर वो परसिस्ट कर रहे हैं हाई है अभी, तो उसमें फिर आप जो है वो एंटी कोगुलेंट्स इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट कोविड जो फिनोमिना है जिसमें डिसाइड करता है पेशेंट एक्सर्शन के ऊपर और इन्फिल्ट्रेट्स अभी मौजूद होते हैं ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया की शक्ल में, उसमें स्टीरॉयड का ज्यादा रोल है बनिस्बत एंटी कोगुलेंट्स के। लेकिन अगर डी डाइमर ज्यादा है तब भी, तो जब तक वो नॉर्मल नहीं होती आपने एंटी कोगुलेंट्स देने ही देने। ठीक है सर। सर फाइनली योर टेक ऑन अबाउट कोविड 19 जैसे कि हमारा टॉपिक है सर, उसके ऊपर कोई खास वर्ड्स आप हमारे अटेंडीज को अगर कुछ कहना चाहे रिगार्डिंग कोविड कंट्रोल मेडिकेशन। तारिक मसूद साहब ने कम्युनिटी के साथ हवाले से सवाल पूछा, वो जरा रिपीट करेंगे, आपके सामने है सर। ये कहते हैं तारिक मसूद साहब का क्वेश्चन तारिक मसूद साहब ये कहते हैं कि इम्यूनिटी परसिस्ट बोथ आफ्टर कोविड अटैक एंड सेकंड आफ्टर 2 डोजेस इफ वैक्सीन, तो उसमें सर क्या आप मतलब कमेंट करेंगे सर अपनी एक्सपर्टीज के बारे में। लेकिन रियली राइट नाउ वी डोंट नो। हमारा यही ख्याल था कि अगर किसी पेशेंट को कोविड हो गया और उसकी इम्यूनिटी तो डेवलप हो जाती है, लेकिन कितनी देर के लिए हमें पता नहीं था। लेकिन अब हमने देखा है कि कंफर्म होती है इम्यूनिटी एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज से। लोग आईजीजी एंटीबॉडीज करवा रहे हैं, वो नहीं करवानी चाहिए, ये उसका फायदा नहीं है। आप एंटी स्पाइक, अगर आप वायरस की शक्ल देखें जो नेट पे मौजूद है, ये हमें दिखाई जाती है टीवी के अंदर, तो उसके ऊपर स्पाइक्स और कील से निकले हुए हैं, जिस तरह वो खिलाड़ियों के बूटों के नीचे स्पाइक्स होती हैं। तो उनके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बनी, एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज, तो फिर आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। और ये अभी तक हमें नहीं पता कितनी देर रहती है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, क्योंकि हमने देखा है कि जिनको एक दफा कोविड हुआ है उनको 3 महीने या 6 महीने बाद दोबारा हो गया है। हत्ता कि कुछ पेशेंट को मैं जानता हूँ जिसको तीसरी बार पीसीआर कंफर्म कोविड हुआ 1 साल के अंदर। और इसी तरीके से हमारा ख्याल ये था कि जब हमने 2 डोज वैक्सीन लगवा ली तो उसके बाद कोविड नहीं होगा। उसमें हमारे अपने एक सीनियर दोस्त हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने 2 वैक्सीन लगवाई थी, ठीक है ना जी। उसके 15 दिन बाद उन्होंने थोड़ी सी बेहतियाती की कि, और उसके बाद उनको जो कोविड हो गया, बहुत शदीद कोविड हुआ। तो लिहाजा ये कहना कि अगर वैक्सीन लग गई है तो आप बिल्कुल सेफ हो गए हैं, एहतियात फिर भी जरूरी है। आपने वही वाली एहतियात करनी है, उसमें कोविड की एसओपी की धज्जियां नहीं उड़ानी। बेहतरीन सर, बिल्कुल आपकी तरफ से काफी एक्सपर्ट ओपिनियंस रहे अबाउट, काफी अच्छी हमसे डिस्कशन रहा रिगार्डिंग कोविड के अंदर मौजूद चीजें हम हर हवाले से डिस्कस किया इसके अंदर सर। खास तौर पे कोई खास बात आप बात करना चाहते हो सर रिगार्डिंग कोविड 19 से अब 21 के अंदर हम जा रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट ओपिनियंस आपके अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से सर काइंडली। देखिए, बात यही है कि नबी श्री करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो एक हदीस और वाकया भी है कि पहले घोड़ा बांधे बाद में दुआ करें। तो अब हमने जो एहतियाती तदाबीर हैं असबाब के तौर पे जरूर इख्तियार करनी है। हमने सोशल डिस्टेंस रखना है, हमने मास्क पहनना है, हमने गैदरिंग में नहीं जाना, हमने एसओपीज का ख्याल करना है। जो ही सिम्टम्स आए हमने फौरन इसका इलाज शुरू करना है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, हमारी नजर जो है वो इन चीजों पे नहीं होनी चाहिए, सारे असबाब हैं। मैं फिर ये कहता हूँ कि इस तरह की बीमारी ना तारीख में पढ़ी ना सुनी। मेरा जो 20-21 साल का एक्सपीरियंस है, ये जो मैंने पुरानी मेडिसिन की किताबें पढ़ी हैं, मैंने आज तक ऐसी बीमारी देखी नहीं है। हमारा वायरस जो है ना, जितने भी वायरस हमने देखे हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से होते हैं, उनका ऊपर मौसम का जरूर असर होता है। गर्मियों के वायरस और हैं, सर्दियों के वायरस और हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा वायरस है जो अमेरिका में भी वैसा है, अफ्रीका में भी वैसा है, जिसके ऊपर ना गर्मी का असर है ना सर्दी का असर है। तो ये सिर्फ इसको बीमारी ना समझा जाए, ये एक अल्लाह की हदीस का, ये शायद कुरान के अंदर, अगर अल्लाह मुझे माफ करे गलत नहीं कह रहा, कि अल्लाह तुम पर बड़े अजाब से पहले छोटे छोटे अजाब भेजेगा। अब ये उसको तंबीह समझा जाए और अपने आप के अमाल को हम दुरुस्त कर ले। सच्ची बात बता रहा हूँ कि इसका ताल्लुक आपकी दुआ, आपके इस्तगफार और आपके सदके के साथ है, नंबर 1। नंबर 2, अब जो बात बीमार हो गए, मैं कहता हूँ कि इम्तिहान उनका नहीं है, ख्वाहिश में वो नहीं है। जो सेहतमंद है और खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल
खास तौर पे डॉक्टर्स, इम्तिहान उनका है, आजमाइश उनकी है कि उन्होंने उन लोगों के लिए क्या किया। मेरे लिए भी बड़ा ही, हम सब के लिए बड़ा आसान है कि लाख लाख रुपया रख के मरीज को दाखिल करें और 90,000 लाख रुपया पर डे के हिसाब से आखिर में 30-35 लाख का बिल बना दें, और ये महीने के आखिर में, साल के आखिर में देखें नहीं मैंने 20 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ कमा लिया और मैंने एक बड़ी एम्पायर सेट कर ली, 1 से 2 हॉस्पिटल बना लिए। लेकिन वबाओं में ये वाली कैलकुलेशनें नहीं की जाती। वबाओं में हमेशा जो है वो लोगों के लिए हेल्पिंग हुआ जाता है, आसानियां बांटी जाती हैं, खैर खाई की जाती है। और ये तो वैसे भी रमजान का महीना है और हदीस का मफहूम है कि मोमिन मोमिन के लिए रमजान में खैर खाई की जाती है और सब्र किया जाता है, और सब्र का बदला जन्नत है। तो इसलिए हमने खैर खाई करनी है मैक्सिमम। और क्योंकि ये मेरा और आपका इम्तिहान है, इसमें अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। और जो जो लोग बीमार पड़े हैं, जिनके प्यारे बहन भाई माँ बाप आईसीयू में, एचडीयू में, ऑक्सीजन के ऊपर पड़े हैं, अल्लाह सबको सेहत दे। ये मेरी भी दुआ है और आपकी दुआ है, क्योंकि ये सिर्फ इससे मैं महफूज नहीं हूं। अगर कल आपको है तो आज आपको है तो कल वो मुझे भी लग सकता है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर, कोई तकरीबन 100 के करीब से ज्यादा डॉक्टर किसी बीमारी में जान लड़ाते लड़ते चले गए हैं। मेरी कब आ जानी मुझे नहीं पता, हम सबको एहतियात करनी चाहिए। ठीक है सर, सो दैट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। प्रोफेसर जहीर अख्तर हमारे साथ थे और हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग कोविड और कोविड-19 का रोल इन 2021। हमने डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस लिए, हमारा काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा सर के साथ। और ये प्रोग्राम जो था बेसिकली विल्सन फार्मास्यूटिकल की तरफ से आपके ऊपर रिप्रेजेंट किया जा रहा था। तमाम सारे अटेंडीज को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे साथ मौजूद रहे। मैं डॉक्टर जहीर का बेसिकली शुक्रिया अदा करूंगा, सर आप आए हमारे साथ। इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे आपके साथ, ताकि ये जो अभी हॉट टॉपिक इस वक्त का चल रहा है हमारा कोविड-19 के ऊपर, जो अब 2021 आ चुका है हमारा, हम रमजान के अंदर खड़े हुए इस टाइम पे, स्टिल इफेक्टेड पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और हमारे पास रेशोज बढ़ रहे हैं, हमारे पास एक कैटेगरी है जो कि रेज हो रही है, स्टेजेस बढ़ रहे हैं इसके। तो हम इसके मजीद डिस्कशंस में सर जाएंगे इंशाल्लाह सर, अपकमिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी आपको मदऊ करेंगे इस हवाले से। और बाकी सर आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस प्रोग्राम। सर फाइनली सर कोई वर्ड्स आपके इसके अलावा कोई मजीद? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू।